एक टॉपिक जो है वो है मनरेगा का नाम चेंज किया गया है और इसके प्रावधानों में भी थोड़ा सा चेंज किया गया। पहले 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी थी, अब 125 दिनों के रोज़गार की गारंटी को लागू किया गया। नाम भी बदला गया है, इस नाम को भी ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे एक एक करके। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है कि यूएस ने एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए ग्रुप शुरू किया है जिसमें से भारत को बाहर रखा गया है। तो उसके कारणों को समझेंगे कि क्या कारण है कि भारत को बाहर रखा गया है और किस प्रकार से यह इम्पैक्ट डालेगा और कौन सा ऐसा संगठन है जिसका भारत वाकई सदस्य है। ओके, जो लोग 72 बीपीएससी के लिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, कृपया एक सीक्वेंस में टारगेट बना करके डेली पढ़िएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए, भटकाव नहीं होगा। ओके, तो कैसे शुरू करना है, कहीं से भी कोई एक सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। आज इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा जो बिल्कुल ग्राउंड से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए। ओके, देखिए आज का पहला टॉपिक मनरेगा, आज का पहला टॉपिक है। जिनको मनरेगा के बारे में नहीं पता हो मैं बता दूँ आपको कि दुनिया की पहली योजना थी जिसमें गारंटीकृत किया गया, अधिनियम बना करके जनता को यह गारंटी दी गई कि हम आपको वर्ष में 100 दिनों का रोज़गार तो कम से कम देंगे ही देंगे। और अब उसको 125 दिन किया जा रहा है क्योंकि कई सारे राज्य थे जो इसकी मांग कर रहे थे और उसके नाम में भी परिवर्तन किया गया। नाम में क्या परिवर्तन किया गया है, तो देखिए इसका नाम में जो परिवर्तन किया गया, पहले इसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन अनस्किल्ड लोगों को, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, उनके लिए दुनिया में पहली बार किसी रोज़गार की गारंटी की स्कीम लाई गई थी। बहुत ही बेहतर योजना इसको माना जाता है। इसलिए यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी, कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान भी और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है एनडीए, दोनों के दौरान इसको कंटिन्यू रखा गया, बल्कि इस फंडिंग की गई बहुत ज़्यादा इसमें, और इसमें सुधार भी किया गया। जैसे डीबीटी को लॉन्च किया गया, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र को, कि जो लोग काम करेंगे उनके खातों में डायरेक्ट पैसा जाएगा जिससे बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकार के कई सारे रचनात्मक प्रयास किए गए जिसके कारण से मनरेगा में बड़े सुधार देखे गए। लेकिन इसका नाम चेंज किया गया है, नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, महात्मा गांधी शब्द था यहाँ पर, इसको इन्होंने हटा दिया, इन्होंने कर दिया पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। तो अब इसका क्या होगा, पूज्य बापू रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, पूज्य बापू रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म बन रहा है। पहले मनरेगा था, अब इसका इस प्रकार से बन रहा है। तो कृपया इसका नया नाम भी याद रखिएगा और क्या इसमें परिवर्तन किया गया है उसको जरा हम लोग देखेंगे। प्रति ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का अकुशल मैनुअल काम की गारंटी दी गई थी इसके धारा 3(1) के तहत में, जिसको बढ़ा करके अब 125 दिन कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, जरा इसको देखेंगे। ये देखिए, ये है बापू और ये है पूज्य बापू, माला पहना हुआ है ना, पूज्य हुए ना ये, तो ये मनरेगा हो गया और ये हो गया पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो गया। ठीक है, कब से इसको लागू किया जाएगा, तो 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू किया जाएगा, ये भी याद रखें। ये देखिए मनरेगा के वर्कर हैं और ये पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी वाले योजना के वर्कर हैं। चलिए समझते हैं मनरेगा के बारे में, डिटेल में ज़रा समझते हैं। जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा और पॉलिटिक्स रहेगा तब तक कॉमेडी की कमी कभी हो ही नहीं सकती है। आप न्यूज़पेपर खोल के पढ़ लीजिए, आपको इतनी हंसी आएगी कि क्या ही बोलना। जरा आप इसको समझते हैं कि क्या है, थोड़ा सा सीरियस होकर इसको समझिएगा क्योंकि यहाँ से मेंस एग्जामिनेशन में सवाल बन सकते हैं। आपसे इंटरव्यू में ही पूछ सकता है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया है। मनरेगा को आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि यह ग्रामीण स्तर पर आज भी बहुत ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करने का माध्यम है। गांव स्तर पर तालाब हो, नाले बन रहे हों, कहीं पर कुछ निर्माण हो रहा हो, सभी जगहों पर मनरेगा के तहत ही काम किए जाते हैं। और आज भी सबसे ज़्यादा जो भारत सरकार रोज़गार देती है या राज्य सरकारें, वो मनरेगा के तहत ही देती हैं। आफ्टर कोरोना के दौरान भी और उसके बाद भी इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ ही गया है, क्योंकि कोरोना में जो लोग घर लौटे थे उनको भी कहीं ना कहीं रोज़गार देने के लिए मनरेगा का सहारा लिया गया था। और कई सारे पढ़े लिखे लोग भी इसमें रोज़गार करते हैं जब उनको कहीं कुछ नहीं मिल पाता है। तो पूरा नाम इसका मनरेगा था, जिसका नाम परिवर्तित किया गया है। भारत सरकार की प्रमुख योजना है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब और बेरोजगारी को कम करने के लिए डिजाइन की गई। यह ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी प्रदान करती है। अगर आप सरकार से काम मांगने गए और अगर सरकार आपको काम नहीं दे पाई तो फिर क्या देगी, सरकार आपको बेरोजगारी का भत्ता देगी। अगर सरकार ने आपको काम नहीं दिया, गारंटी का मतलब यही है
कि हम आपकी गारंटी लेते हैं कि हम आपको वर्ष में 125 दिनों का रोजगार देंगे ही देंगे, और अगर नहीं दे पाए, आप हमारे पास काम मांगने आए, तो हम आपको बेरोजगारी भत्ता मुहैया करवाएंगे। लाभार्थी कौन होते? ग्रामीण क्षेत्रीय वे परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो। इसमें SC ST महिलाएं, कमजोर वर्ग को प्राथमिकता मिलती है। इसमें भी SC ST महिलाएं और कमजोर वर्ग को थोड़ा सा प्राथमिकता दी जाती है। वुमेन एम्पावरमेंट, कौन सी वुमेन? जो इस अनस्किल्ड और कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, उन महिलाओं के लिए यह एम्पावरमेंट का काम करता है, उनको रोजगार देता है, उन्हीं के गाँव में, उन्हीं के इलाकों में उनको रोजगार देने का काम करता है। सबसे पहली चीज़ जो अब पूछा जा सकता है प्रीलिम में कि कब शुरू किया गया था। 2 फरवरी 2006 को सबसे पहले 200 सबसे गरीब जिलों में इसको लागू किया गया। यह 2005 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा पर आधारित था। इसी अधिनियम का बाद में नाम बदल करके 2009 में मनरेगा कर दिया गया। अब इसको पूज्य बापू कर दिया गया। पूज्य बापू आपको मैंने दिखाया, माला पहने हुए बापू थे, और जो वर्कर्स थे उन्होंने भी माला पहना हुआ था। पूज्य हैं। महत्व क्या है? यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, यही इसका महत्व है। इनफैक्ट UN जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी हमेशा से सराहना की है। दुनिया के कई सारे देशों ने इसकी सराहना की है, क्योंकि यह दुनिया का पहला ऐसा एक्ट और सबसे बड़ा एक्ट था जिसके तहत में अनस्किल्ड और कम पढ़े लिखे लोगों को उन्हीं के ग्रामीण इलाकों में, उन्हीं के इलाकों में रोज़गार की गारंटी दी गई थी, और रोज़गार नहीं देने के क्रम में उनको जो है वो पैसा दिया जाता है, रोज़गार भत्ता मुहैया करवाया जाता है। RJD के एक सांसद थे, मैं उनका नाम भूल गया, कोई सिंह नाम था, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बारे में सवाल भी पूछा गया था। तो उनका माना जाता है कि सारा जो सोच था ना वो इसके पीछे उन्हीं का नाम है। कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान आई थी ये योजना। रघुवंश सिंह नाम, ऐसे ही कुछ नाम था उनका, देखिएगा। और बहुत बढ़िया योजना इसको माना जाता है, उन्हीं की उपज है, उन्हीं के दिमाग की उपज मानी जाती है इस योजना को, क्योंकि वो इस साधारण वर्ग से बिलोंग करते थे। जब उनको काम करने का मौका मिला तो इस एक्ट के लिए उन्होंने ही मेहनत किया था। जो जिसका काम है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। नई गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा रिफॉर्म ये किया 2014 के बाद आने से, वाकई ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मनरेगा के तहत पहले बिचौलिए पैसा खा जाते थे। सरकार अगर 500 रुपये मजदूरी दे रही है तो बिचौलिए जो है, जो वर्कर हैं, उन तक 300 रुपये ही पहुँचाते थे, बाकी 200 रुपये बीच में खा जाते थे। सरकार ने इसको बाईपास करते हुए DBT की योजनाओं को लागू किया, आधार आधारित, कि आप आधार कार्ड लेकर के जाएँ, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, रोज़गार मांगे। अगर आपको रोज़गार नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के तहत में आपको जो है वो रोज़गार का भत्ता मिलेगा, बेरोज़गारी का। और अगर भत्ता नहीं मिल रहा है, रोज़गार मिल गया, तो डायरेक्ट आपके खातों में आप तक पैसा पहुँचेगा। तो ये बहुत ही बड़ा रिफॉर्म था जिसके तहत बिचौलियों को ख़त्म किया नई वाली सरकारों ने। तो सभी सरकारों को क्रेडिट जाना चाहिए भाई। अब नाम बदलने का भी क्रेडिट जाना चाहिए कि नाम बदला गया है। क्या क्या रोज़गार मिलता है, यहाँ से सवाल बनता है। मुख्य रूप से अकुशल मैनुअल काम, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर को ग्रामीण विकास से जुड़ा हो, काम घर के 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध हो। सबसे बड़ी चीज़ यही है। क्यों? क्योंकि यह जो निर्वसन की समस्या है, प्रवासी बन जाते हैं सारे, दूसरे जगह जाते हैं, पलायन की समस्या है, उसको सबसे बड़ा यह जो है इम्पैक्ट डाल रहा था, कम कर रहा था। क्योंकि आपके घर के 5 किलोमीटर इलाकों में आप सुबह उठिए, साइकिल उठाइए और पैदल भी जा सकते हैं, वहाँ पर जाइए, काम करिए और सेम डे में वापस। इससे क्या होता था, उनको आने जाने के लिए कुछ खास परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं, काम कर सकते। अपने इलाके में काम है, अपनी भाषा में काम है, अपने इलाकों में है, तो थोड़ा सा दिक्कत भी कम होता है। क्या क्या काम करते हैं? जल संरक्षण, तालाब, चेक डैम, नहरों का निर्माण। जैसे हमारे गाँव के एरिया में जब नहर बने थे तो वहाँ पर कई सारे लोग रोजगार मिला था। भूमि विकास, खेतों की मेड़बंदी, बागवानी, वृक्षारोपण, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण सड़क, पंचायत भवन और कई सारे जगह जो बनाए जाते हैं। सामाजिक वानिकी, पेड़ लगाना, वन संरक्षण। विशेष प्रावधान, प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा प्रभावित जिलों में अतिरिक्त 50 दिनों का काम दिया जाता है। वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति परिवारों को 150 दिनों तक का काम दिया जाता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई सूखा प्रभावित जिला है, जैसे पिछले साल, इसी साल सीतामढ़ी को सूखा प्रभावित जिला घोषित किया गया था, तो उस दौरान वहाँ के लोगों को 150 दिनों की गारंटी होगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये छोटे छोटे एक्सेप्शन होते हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। राज्य सरकारें तय करती है मजदूरी, लेकिन न्यूनतम 200 से 300 प्रतिदिन। केंद्र की सिफारिश के अनुसार 1/3 काम महिलाओं को मिलना चाहिए। अगर वहाँ पर 100 काम जनरेट हो रहे हैं तो उसमें से 33 के लगभग में काम जो है वो महिलाओं को जाना चाहिए। 33 रोजगार तो महिलाओं को मिलने चाहिए।
कैसे मिलता है? जॉब कार्ड बनाकर, रोजगार कार्ड बना करके आप काम ले सकते हैं। 15 दिनों में काम मिलना अनिवार्य है। अगर आपने अप्लाई किया है 15 दिनों के अंतर्गत आपको काम नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा भाई? आपको भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। पहले और अब में क्या अंतर है? रोजगार दिवस न्यूनतम 100 दिनों गारंटी धारा 3(1) के तहत दिया गया था, जिसको बदल करके अब 125 दिनों का कर दिया गया है। ओके, और जो मुख्य परिवर्तन किया गया है वो नाम में भी है। 125 दिन हो गया। 16वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के बाद अब इसको लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। न्यूनतम मजदूरी 240 प्रतिदिन। कुल बजट 2029-30 तक के लिए 5.23 लाख करोड़ रुपए का इसका बजट का प्रावधान भी किया गया है। ग्रामीण परिवारों का अधिक आय लगभग 25% वृद्धि का इसमें रखा गया है। और बाकी तो आप समझते ही हैं कि क्या है ये इशू। मनरेगा के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। ये दूसरा न्यूज़ है, ये 25 नवंबर का न्यूज़ है, जिसमें अरुणाचल की एक महिला को रोक लिया गया था चाइना में कि आप अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है ये कह के, ठीक है। काफ़ी देर तक इनको परेशान किया गया। ये अरुणाचल की लेडी हैं जो ट्रैवल कर रही थी। और ये आज का न्यूज़ है, ये 12 दिसंबर को सरकार ने फैसला लिया है। इंडिया फ्रीज अप वीज़ा फॉर चाइनीज़ प्रोफेशनल्स इन की स्टेप टू बूस्ट टाइज। हमने संबंधों को सही करने के लिए वहाँ के प्रोफेशनल्स को वीज़ा में अब छूट देनी शुरू की है। और वो हमारे देश की किसी महिला को अपने एयरपोर्ट पर रोक करके काफ़ी देर तक परेशान करते हैं कि आप अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है, आपका वीज़ा ही अवैध है। ये बस न्यूज़ डाला है मैंने, बाकी पता नहीं गलती से डल गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते, इसमें कुछ है नहीं पढ़ने लायक। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया आउट ऑफ यूएस लेड कोलिशन ऑन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। क्या है? क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को लेकर के यूएस के नेतृत्व में एक बॉडी बनाई गई है, एक संस्था बनाई गई है, एक कोलिशन बनी है जिसमें से भारत को बाहर रखा गया है। क्या है इस कोलिशन का नाम? क्योंकि इस कोलिशन का नाम ही आपसे पूछ लेगा। बड़ा ही फिल्मी टाइप का नाम रखा है इन्होंने, पैक्सिलिका। पैक्सिलिका नाम रखा है इसको, पैक्सिलिका, ठीक है, पैक्सिलिका। ये याद रखिएगा, ये अमेरिका के जो मंत्रालय है उसने नाम रखा है पैक्सिलिका। यही पैक्सिलिका से भारत को बाहर रखा गया है। और क्यों रखा गया उसके कारणों को भी हम लोग समझेंगे, और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं उसको भी ज़रा हम लोग समझेंगे। क्या यहाँ से सवाल पूछ सकता है? पैक्सिलिका से बाहर रखा गया, लेकिन भारत एक SIM करके है उसका हिस्सा है, तो उसका क्या मतलब है भाई? उस संगठन का क्या है मतलब, और इस संगठन को फिर क्यों बनाया गया है, क्या इसका उद्देश्य है, वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रीलियम में पैक्सिलिका के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश हैं इसमें शामिल, और इसकी पहली बैठक आयोजित की गई है। और ये आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को लेकर दुनिया में बन रहे अलग अलग गठबंधनों के बारे में बताएं, तो उसमें पैक्सिलिका के बारे में बता सकते हैं। दूसरा भी मैं जो आपको बताऊँगा उसके बारे में बता सकते हैं, जिसका भारत हिस्सा भी है। देखिए क्या है, अमेरिका ने पैक्सिलिका नामक एक नई रणनीतिक पहल शुरू की है जो सेमीकंडक्टर, AI और उन्नत विनिर्माण के लिए सिलिका क्वाड से प्राप्त सप्लाई चेन को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। यह पहल चीन के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए है। भारत की स्थिति उच्च स्तरीय व्यापार वार्ताओं तकनीकी दौर के बावजूद भारत को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। यह वैश्विक सप्लाई चेन को चीन से दूर करने की पश्चिम कोशिश के बीच में आया है कि जो दुनिया का सप्लाई चेन है, खास तौर से क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, उसमें से हम चीन को किस प्रकार से बाहर रखें, और विदाउट चीन जो है वो हम किस प्रकार से क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई को पूरे दुनिया में सुनिश्चित कर पाएँ, इसको लेकर के इसको शुरू किया गया है। तो अगर आप चीन के अपोजिट में कोई भी अलायंस बनाते हैं और वो US के लेडर बन रहा है और उसमें लोकतांत्रिक देशों को शामिल किया जाता है, तो भारत को किस लिए फिर शामिल नहीं किया गया? जबकि भारत कई सारे स्तर के वार्ताओं में शामिल था, तकनीकी दौर के वार्ताओं में शामिल था, लेकिन फिर भी भारत को इससे बाहर रखा गया है। US ने हाल ही में दुर्लभ पृथ्वी चुंबक पर दुर्लभ अर्थ एलिमेंट को लेकर के, ये ट्रांसलेशन का गड़बड़ है, प्रतिबंधों के बावजूद वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित किया है। यह पहल AI, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा क्षेत्र निर्भरता को कम करने का प्रयास है। पता ही है आपको, जब भी क्रिटिकल मिनरल्स की बात आएगी तो हम AI की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम लोग, जब भी इस प्रकार के क्रिटिकल मिनरल्स की बात आएगी। तो अब पैक्सिलिका क्या है, इसको जरा हम लोग डिटेल में समझते हैं। पैक्सिलिका क्या है और इसके भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं। देखिए पैक्सिलिका जो है
यूएस के नेतृत्व वाली एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर या इत्यादि बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं उनके सप्लाई को निर्बाध रखना, क्योंकि हाल ही में ट्रेड वॉर के दौरान चीन ने यूएस और जापान के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी सप्लाई को कुछ हद तक रोक दिया था, जिसके कारण से पैक्स सिलिका और इत्यादि पहलों की ओर यूएस का ध्यान गया, जापान का भी ध्यान गया, क्योंकि अगर यही सप्लाई रुक जाएगा, क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई रुक जाएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सप्लाई रुक जाएगा, तो कहीं से भी उद्योग धंधों के लिए ये चीज़ सही नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्वार्ट्ज, सिलिका से लेकर के उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, एआई तक की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए इसको शुरू किया गया है। चीन की कोएसिव डिपेंडेंसी मतलब जबरन निर्भरता, चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा खनन करता है किस चीज़ का? रेयर अर्थ एलिमेंट का। उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध भी है और उसका बहुत बड़ी मात्रा में खनन भी करता है, जिसके कारण से रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई में उसका बहुत बड़ा हिस्सा पर कब्जा बना हुआ है, जो वो अपने हिसाब से जियोपॉलिटिकल चीज़ों के लिए उपयोग करता है। जैसे ट्रेड वॉर के दौरान अमेरिका को झुकाने के लिए उसने इसका उपयोग किया, जिसके फलस्वरूप ये फैसला लिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, फाउंडेशनल मॉडल्स के लिए यह खतरनाक साबित होता है। कोअर्सिव डिपेंडेंसी जिसको कहा जाता है, जबरन निर्भरता जिसको कहा जाता है। विश्वसनीय साझेदारों के साथ सहयोग किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में कोई भी सप्लाई में बाधा ना पहुंचे। यह पहल चीन के नए क्षेत्र जैसे सेमीकंडक्टर, एआई में वर्चस्व को काउंटर करने के लिए शुरू किया गया है। यूएस ने इसे फाउंडेशन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया है, जिसके तहत में यह आने वाले इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उद्घाटन की बैठक जब की गई तो उसमें कौन कौन शामिल थे? जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। पहले भारत इन सब देशों के साथ शामिल हुआ करता था, लेकिन इस बार भारत को बाहर रखा गया है। वैश्विक एआई सप्लाई चेन को नियंत्रित करने वाले घरेलू और निवेशक हैं, जैसे नीदरलैंड ASML लिथोग्राफी मशीन, ये सेमीकंडक्टर बनाने की मशीन होती है। दक्षिण कोरिया सेमीकंडक्टर उत्पादन में और जापान उन्नत सामग्री के उत्पादन में प्रमुख देश हैं। और इन सभी देशों को अगर हम एक जगह कर देंगे तो एक पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर तैयार हो जाता है। इनके माध्यम से मौजूदा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत की भूमिका की पहचान की जा सकती है, लेकिन भारत को इस बार बाहर रखा गया है। अगर इनसे पूछा गया कि भारत को किस लिए शामिल नहीं किया गया, या जो विशेषज्ञ ने टिप्पणी की है उसमें यही है कि भारत की अभी तक प्रोसेसिंग क्षमता वैसी नहीं बन पाई है कि भारत अपने यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण कर सके। इसके मैन्युफैक्चरिंग में हम काफ़ी पीछे हैं, इसलिए भारत को शामिल नहीं किया गया है। भारत MSP में शामिल है, लेकिन पैक्स सिलिका में शामिल नहीं है। MSP के बारे में जरा हम लोग देखेंगे कि MSP क्या है। मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप इसको कहा जाता है, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। भारत इसका हिस्सा है, लेकिन पैक्स सिलिका का भारत हिस्सा नहीं है। ये अमेरिकी नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है जो क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट के वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने पर यह MSP फोकस करती है। इसका लक्ष्य क्या है भाई? तो पर्यावरण, समाज और शासन के मानकों के हिसाब से प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और चीन के इन मिनरल्स पर वर्चस्व को कम करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में MSP को बनाया गया था, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। स्थापना जून 2022 में शुरू हुआ था। वर्तमान में 14 देश और EU इसके साथ साझेदार हैं। सदस्य देश जो हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान और इसके साथ कई सारे देश शामिल हैं और EU भी शामिल है। तो भारत इसमें तो शामिल है, लेकिन फिलहाल दूसरे वाले में जहाँ पर निर्माण की बात हो रही वहाँ पर नहीं शामिल है, जहाँ पर मिनरल सप्लाई की बात हो रही वहाँ पर शामिल है। शामिल होने की तिथि जून 2023 से भारत 14वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। यह पहला प्रमुख विकासशील देश ग्लोबल साउथ था, ग्लोबल साउथ से बिलोंग करता था जो MSP में शामिल हुआ था। यानी कि विकासशील देशों में भारत ही प्रमुख था जो इसमें शामिल था। बाकी उसके अलावा भारत के अलावा सारे के सारे विकसित थे, या तो EU फिर शामिल था। इसमें कब शामिल हुआ ये भी याद रखिएगा। 23 जून 2023 को व्हाइट हाउस ने अमेरिका और भारत के बीच संयुक्त बयान जारी किया, जिससे भारत की भागीदारी की पुष्टि हुई थी। लंदन में 10 अक्टूबर 2023 को मिनिस्ट्रियल मीटिंग में औपचारिक रूप से भारत इसमें शामिल हुआ था।
दिसंबर 2025 तक भारत सक्रिय सदस्य है। अगस्त 2025 में भारत और जापान ने मिनरल रिसोर्सेज पर मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया था, जो एमएसपी के तहत ही सप्लाई चेन को मजबूत करता है। एमएसपी में शामिल देश जो हैं वो आपस में भी कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि मिनरल्स की सप्लाई निर्बाध रूप से हो सके। इसमें शामिल होने का महत्व क्या है, तो भारत भी इसमें शामिल होकर के अपने इकोनॉमी के लिए, अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए इस प्रकार के मिनरल्स की सप्लाई को सिक्योर कर सकता है। तो इस टॉपिक को भी ध्यान रखिएगा, पैक्स सिलिका को भी और एमएसपी को भी शामिल याद रखिएगा। मैंने सिम बोल दिया था शुरुआत में, एमएसपी है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप है जिसमें भारत हिस्सा है, लेकिन हाल ही में जो पैक्स सिलिका शुरू किया गया है भारत उसका हिस्सा नहीं है। पैक्स का मतलब होता है, पैक्ट एक तरीके से मान सकते हैं, सिलिका जो होता है या क्या है भाई, तो ये आपका आता है किसमें, तो मिनरल्स में ही शामिल होता है जिसका उपयोग मॉडर्न टेक में किया जाता है। ओके, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इस प्रकार से आज दो ही टॉपिक प्रमुख रूप से थे, एक ये था और उसके अलावा एक मैंने क्या पढ़ाया आपको, एक मैंने पढ़ाया पैक्स सिलिका पढ़ाया है, मनरेगा पढ़ाया है आपको, मनरेगा पढ़ाया है, पूज्य बापू वाला भी पढ़ाया है, ये गलती से आ गया था, पूज्य बापू वाला भी पढ़ाया है आपको, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। मनरेगा से जुड़े हुए सवाल आपसे प्रीलिम मेंस सभी जगहों पर पूछे जा सकते हैं। बापू पूज्य बापू भी पढ़ाया आपको, मनरेगा में क्या क्या परिवर्तन किया गया, कब इसको शुरू किया गया था, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। कृपया इनको ध्यान रखें। अब नेक्स्ट डे जो हम लोग पढ़ेंगे, ये आपको जो पढ़ना चाहिए वो है ये कि एक टॉपिक है 70 बीपीएससी इंटरव्यू के लिए भी और 71 के लिए भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि यूएस जो है वो नाटो को छोड़ सकता है क्या, नाटो को छोड़ सकता है। वो बहुत ही डिटेल आईआर का टॉपिक है, तो उसको मैं आईआर के ही वीडियो में पढ़ाऊँगा। बीपीएससी के लिए अपना एकमात्र ऐसा चैनल है ना जिस पर केवल कंटेंट अपलोड हो रहा है, केवल कंटेंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं, नथिंग, है ना। तो देखिएगा ध्यान से वीडियो को, इसके हिस्से को तैयार भी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ लिया ऊपर ऊपर और चले गए, डिटेल में पूछ सकता है ये सब टॉपिक आपसे, तो उसका लेखन का भी अभ्यास ज़रूर कर लें। मनरेगा पर सवाल लिखें कि मनरेगा क्या है, किस प्रकार से इंक्लूजन मतलब कि समावेशी विकास को इसने बढ़ावा दिया है, ये सवाल आप लिखने का प्रयास करें। या फिर आप ये लिखें कि पैक्स सिलिका या फिर एमएसपी जैसे संगठन क्या हैं, इनके महत्व को रेखांकित करें। तो ये आपसे पूछ सकता है साइंस एंड टेक में शॉर्ट आंसर बना करके। तो ये दो सवाल मैंने आपको दे दिया है, इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।